गुड इवनिंग आप सभी को। 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे ही सर सब ऐड होते हैं। आई होप मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा होगा। यस सर क्लियरली। थैंक यू। ओके लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक हमने सेफ्टी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है जिसका कोड है 28215, जिसके हमने 4 यूनिट जो है कंप्लीट कर लिए थे, खत्म कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम उसका 5th यूनिट देखने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अभी आप सभी को पता है कि जैसा आपका एग्जाम करीब आ रहा है, ठीक है, जिसका टाइम टेबल ग्रुप पर भी आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो जो थ्योरी एग्जाम रहता है आपका ऑनलाइन, ठीक है, वो एमसीक्यू पैटर्न में रहता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहता है उस पैटर्न में रहता है। आपको क्वेश्चंस दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन आपको चुनना है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे और आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन मेरे पास कुछ सैम्पल एमसीक्यूज है जो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी उसमें ऐड कर दिए मैंने, तो उस पर भी हम नजर डालेंगे। ठीक है। नाउ इसमें इंट्रोडक्शन टू द सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आप सभी को पता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो जिसके ऑपरेशंस में आप इंजीनियरिंग इन्वॉल्व, जैसे कि मैकेनिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फिर मैं प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो मशीनरीज है, तो ये सब आते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, राइट। ऑटोमोबाइल ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, और बहुत ही इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो चंक है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही वहां पर आता है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लाइक पैटर्न मेकिंग, जैसे कि पैटर्न मेक किया जाता है, मेल्टिंग, किसी भी मेटल को या फिर मटेरियल को मेल्ट करना, पिघलाना, मोल्डिंग, उस पिघले हुए जो मेटल है, ठीक है, उसको किसी डाई में डाल के या मोल्ड में डाल के उसको एक स्पेसिफिक या रिक्वायर्ड शेप देना, उसे मोल्डिंग कहा जाता है, राइट। देन मशीनिंग। अब मोल्डिंग में डालने के बाद हमें रफ शेप तो मिल गया, अब हमें फिनिशिंग देना है, एग्जैक्ट डायमेंशंस वाला हमें शेप चाहिए, साइजेस में वो पार्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मशीनिंग ऑपरेशंस करना पड़ेगा, मतलब कटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि टर्निंग हो गया, मिलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ड्रिलिंग्स हो गया। तो ये मशीनिंग ऑपरेशंस होने के बाद हमें जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है, वो हमें उससे मिलता है। तो मोल्डिंग के बाद फिर मशीनिंग आता है। देन फोर्जिंग। फोर्जिंग एक ऑपरेशन है जिसमें फोर्ज किया जाता है मटेरियल पर, एक हैमर के प्रेशर से ब्लो किया जाता है, और उस चाहिए वो शेप में हम उसको ढाल सकते हैं, ठीक है। देन चिपिंग। चीजल से हमें एक्सेस जो मटेरियल है वो रिमूव करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के ऊपर का। फिर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग व्हील के जो हेल्प है उससे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ऑब्जेक्ट या फिर किसी पार्ट के ऊपर के, उसको ग्राइंड करना, तो उसे ग्राइंडिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। देन मेटलर्जी। मेटलर्जी एक साइंस है या फिर स्टडीज है जो कि मेटल के बारे में हमें बताता है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद फेरस एंड नॉन फेरस इंडस्ट्री। फाउंड्री। देखो फाउंड्री का मतलब होता है जैसे कि भट्टी हमारे लैंग्वेज में, राइट, तो उसे फाउंड्री कहा जाता है। और
जहां जहां स्टील प्लांट है वहां पर आपको फाउंड्रीज वगैरह देखने को मिलता है, ठीक। और स्टील प्लांट में जैसे कि फाउंड्रीज हो गया, फर्नेस हो गया, मेल्टिंग ऑपरेशंस, मोल्डिंग, मशीनिंग, ड्राइंग ऑपरेशंस, फोर्जिंग ऑपरेशंस, ये सब आपको वहां पर देखने को मिलता है। बहुत ही बल्कि ये प्लांट रहता है स्टील प्लांट। अगेन स्टील प्लांट एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ही है। ओके, देन हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जैसे कि फर्नेस में हाँ मेल्ट कराते हैं, राइट। तो कौन कौन से हजार्ड्स है उसमें, फिर कास्टिंग, फाउंड्री, फोर्जिंग, हॉट एंड कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस। तो रोलिंग ऑपरेशंस में क्या क्या हजार्ड्स है, ठीक है, और उसके क्या कंट्रोल मेजर हैं वो भी हम देखेंगे। अब रोलिंग में दो टाइप है, एक होता है हॉट रोलिंग और दूसरा रहता है कोल्ड रोलिंग। हॉट रोलिंग में क्या किया जाता है, जो भी मटेरियल है वो उसको हम सेमी मोल्टन स्टेट में या फिर अप टू सर्टन डिजायर टेम्परेचर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और दो रोलर या फिर मल्टीपल रोलर्स के अंदर से उसको ढाला जाता है ताकि हमें जो चाहिए उस साइज में उस शेप में हमें वो वहां पर मिले। कोल्ड रोलिंग में हीट या फिर गर्म करना इन्वॉल्व नहीं रहता है उसमें, तो जो रूम टेम्परेचर पर मटेरियल है उसको ही रोल किया जाता है, प्रेस किया जाता है दो रोलर के अंदर, ठीक है। देन सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन हॉट वर्क प्रोसेस। अब हॉट वर्क प्रोसेस किसे कहा जाता है, हॉट वर्क प्रोसेस ऐसे ऑपरेशंस या फिर ऐसे प्रोसेसेस है जिनमें हीट इन्वॉल्व है या फिर जिसमें जिसमें से हीट प्रोड्यूस होता है या फिर टेम्परेचर हाई रहता है, ऐसे ऑपरेशन या फिर प्रोसेस को हॉट वर्क कहा जाता है। इसका टिपिकल एग्जांपल है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है कि दो मेटल के पार्ट्स को जोड़ना परमानेंटली, उसे वेल्डिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। जैसे आप सभी को पता ही है वेल्डिंग ऑपरेशंस, स्टिल दो मेटल के पार्ट को यहाँ पर जोड़ना परमानेंटली, उसे वेल्डिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। मैं आपको इमेजेस दिखाना चाहूंगा वेल्डिंग ऑपरेशंस के, और हम सभी ने देखा है वेल्डिंग ऑपरेशंस। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, वेल्डिंग ऑपरेशंस की इमेजेस है। अब ये क्या है, ये एक हॉट वर्क प्रोसेस है। अब वेल्डिंग को हॉट वर्क प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस प्रोसेस में से हीट डेवलप होता है, इसीलिए उसको हॉट वर्क प्रोसेस कहा जाता है। और ऐसे प्रोसेसेस हजार्डस रहते हैं। क्यों हजार्डस रहते हैं, क्योंकि उसमें से फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा बना रहता है, दैट्स व्हाई दे आर क्या है, हजार्डस है। देन नेक्स्ट है गैस कटिंग। अब गैस कटिंग अगर आप देखोगे तो गैस कटिंग ऑपरेशंस की भी मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक इमेज है, ये टॉर्च है और यहाँ पर क्या चल रहा है, गैस कटिंग चल रहा है। मतलब ये जो टॉर्च है इससे हाई टेम्परेचर पर कोई भी मेटल का जो पीस वगैरह है उसको कट किया जा रहा है, उसे हम गैस कटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो गैस का टॉर्च है उसमें से फ्लेम निकलता है, फ्लेम लोहे को या मेटल पार्ट को गर्म करता है, देन वो पिघल के कट हो जाता है, राइट। तो उस ऑपरेशन को गैस कटिंग ऑपरेशन कहा जाता है। देन यहाँ पर ब्रेजिंग ऑपरेशन है। अब हम ब्रेजिंग ऑपरेशंस देखेंगे कि क्या रहता है। एक्चुअली ब्रेजिंग ऑपरेशंस लगभग मशीन ही करता है आजकल, फिर भी मैं आपको ब्रेजिंग ऑपरेशंस का कुछ इमेज दिखाना चाहूंगा। वेल्डिंग इतना ये जॉइंट नहीं रहता है ब्रेजिंग का। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रेजिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दो मेटल के पार्ट को जॉइंट किया जा रहा है और यहाँ पर ये जो फिलर मटेरियल है कॉपर का वो उसको पिघला के इस पर फिल किया जा रहा है, ठीक है। इसे ब्रेजिंग ऑपरेशंस कहते हैं। तो फिर ब्रेजिंग और वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है। ब्रेजिंग मटेरियल में क्या किया जाता है, वो मटेरियल खुद मेल्ट होके मतलब वहां पर चिपक जाता है और फिलर मटेरियल उसमें ऐड किया जाता है। एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो फिलर रॉड है वो पिघल के दो मेटल को जॉइंट किया जाता है। और ब्रेजिंग का जॉइंट इतना स्ट्रांग नहीं रहता है वेल्डिंग जितना, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग में हाई टेम्परेचर या फिर वेरी हाई टेम्परेचर पर दो मेटल जो है वो खुद पिघल के चिपक जाता है। इसमें ये दोनों जो मेटल है, ठीक है, ये जो दोनों पार्ट है वो खुद नहीं पिघलते हैं। तो फिर क्या पिघलता है, ये जो रॉड दिख रहा है वो पिघलता है, मेल्ट होता है और इन दोनों को चिपकाता है, दैट्स इट, ठीक है। ये है भाई ब्रेजिंग ऑपरेशंस। अब ब्रेजिंग में रॉड्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम जैसे फिलर मेटल भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं या फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
फिर है सोल्डरिंग। हाँ, सोल्डरिंग में भी अगर आप देखोगे, जहां पर इलेक्ट्रिशियन है वहां पर सोल्डरिंग ऑपरेशन रहता है, वहां पर ज्यादातर एल्यूमिनियम फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। दो केबल को चिपकाना, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर सोल्डरिंग ऑपरेशन है। ये सोल्डरिंग गन है, अपने इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर ये आराम से देखा होगा सोल्डरिंग वोटिस, ठीक है। वो मेल्ट करके वहां पर चिपकाता है। वेल्डिंग सबसे स्ट्रांग, उसके बाद आता है ब्रेजिंग, उससे कम स्ट्रांग, एंड सोल्डरिंग सबसे वीक जॉइंट में से ये माना जाता है, ठीक है। आगे है बफिंग ऑपरेशंस। बफिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर के ऑपरेशंस के भी इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए बफिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब बफिंग क्यों किया जाता है? जनरली पॉलिशिंग या फिनिशिंग के लिए ये बफिंग ऑपरेशंस किया जाता है, या फिर ये बफिंग प्रोसेस रहता है। अगर आप ये मेटल पीस को फिनिश देना है, चमकाना है आपको, तो फिर क्या करोगे आप? उसको, उसके ऊपर पॉलिशिंग कुछ हम क्या कहते हैं उसको, एक जेल टाइप मिलता है, ठीक है। पेस्ट आता है, तो वो पेस्ट भी अप्लाई करके फिर आप बफिंग व्हील के आगे पकड़ सकते हो, एंड देन वो पूरी तरीके से फिनिश कर देता है, चमका देता है, राइट। तो ये है। अब अगर आप एक्सटर्नल देखोगे तो कार पॉलिश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बफिंग का, ठीक है। ये देखिए, बफिंग व्हील सॉफ्ट रहता है, ठीक है, और वो सॉफ्ट क्या करता है, पूरा जो बॉडी पार्ट है जहां पर भी हम बफिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसको वो फिनिश करके देता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब पहले जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पैटर्न मेकिंग जो प्रोसेस है प्लांट में, उसका इमेज देख लेते हैं। उसकी इमेज है कि वो जरा देखना पड़ेगा पैटर्न मेकिंग में। पैटर्न मतलब कोई भी अगर आपको शेप बनाना है, ठीक है, तो उसे पैटर्न मेकिंग कहा जाता है। चाहे गियर हो, वटेवर, तो उसे पैटर्न मेकिंग कहा जाता है। मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑपरेशंस, पिघलाना। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मोल्टन मेटल है, मतलब पिघला हुआ जो धातु है वो इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये देखिए, फर्नेस के अंदर मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने के बाद इस कंटेनर में जा रहा है, वो सिंपल एज दैट। और भी मैं आपको मेल्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, हालांकि ये एक एआई इमेज है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मेल्टिंग होता है। अब आप बोलोगे सर मेल्टिंग क्यों करना है? देखो, हम जो भी स्टील है उसको बनाना है किसी शेप में, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रॉड चाहिए, ठीक है। तो स्टील का जो रॉड है वो चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, रॉड का साइज है, शेप लेंगे, उसके साइज और शेप का हम क्या बनाएंगे, डाई बनाएंगे, और उसमें पिघला हुआ लोहा डालेंगे, मतलब मोल्टन मेटल डालेंगे। ठंडा होने के बाद वो साइज और शेप ले लेगा, और हम फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दे देंगे। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस रॉड का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में करेंगे, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के, वट एवर पर्पज, ठीक है। अब आपको भी पता है कि मेटल का यूज हर जगह पर हो रहा है, आपके ऑटोमोबाइल से लेकर आपके जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उसमें ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, हर जगह पर। या फिर आपके कपड़ों में भी जो छोटे छोटे चीज बटन्स वगैरह आते हैं उसमें भी मेटल्स लगता है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी है उसमें भी मेटल लगता है, तो हर जगह पर मेटल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर किसी धातु को एक डिजायर जो चाहिए वो शेप में अगर आपको ढालना है, तो पहले उसको पिघलाना पड़ेगा, और फिर उस साँचे में उसको डालना पड़ेगा, देन है मोल्डिंग ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम मेटल की बात करेंगे कि मेटल मोल्डिंग किस तरीके से, किस प्रोसेस में होता है। ये यहाँ पर इसके अंदर डाई है, और ये मोल्टन मेटल है जो इसमें जा रहा है और उसका शेप ले रहा है, ठीक है। एक और
मोल्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मोल्टन मतलब पिघला हुआ जो ये है मोल्टन मेटल, वो हम क्या कर रहे हैं, इस डाई में डाल रहे हैं। इसको डाई कहते हैं। डाई, डाई क्या है कि भाई जिस शेप में हमें वो मेटल का पीस चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, उस आकार का ये डाई बन जाता है। और उसमें एक होल है, इसमें हम पिघला हुआ मेटल डाल देते हैं। ये जो ऑपरेशन है उसे मोल्डिंग कहा जाता है। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। आई होप अभी आपको मोल्डिंग का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। इस मोल्डिंग। नेक्स्ट है मशीनिंग। मशीनिंग देखिए, कोई भी मशीन ले लीजिए आप, लेथ मशीन, कटिंग मशीन, ये दिख रहा है आप, इसे मशीनिंग कहा जाता है। ठीक है। फोर्जिंग, यस, फोर्जिंग ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। स्टील प्लांट में आप में से कौन काम करता है या किया है? चलो मैं आपको ना फोर्जिंग ऑपरेशन थोड़ा सिंपल टर्म में समझाता हूँ। ठीक है। आपने ऐसा छोटा सा एक शॉप देखा होगा, ठीक है, लोहार का, जहां पर वो क्या करता है, स्टील को या किसी चीज को गर्म करता है और उसके एनविल पर रखता है। ये एनविल है, राइट। और अपने हाथ से हथौड़ा उस पर मारता है, राइट। ठीक है। अब हथौड़ा बार बार वो जो लाल गर्म हुआ ऑब्जेक्ट है उस पर मारता है, चाहे वो धार लगाने के लिए या फिर उसकी साइज कम करने के लिए या जो चाहे वो शेप में ढालने के लिए वो क्या करता है, उसको हैमर से, हथौड़ी से मारता है। ये जो काम है इसे फोर्जिंग कहा जाता है, लेकिन ये मैनुअल फोर्जिंग हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तब क्या किया जाता है, फोर्जिंग मशीन वो जो रैम है उस पर ड्रॉप कर देती है और उस तरीके से वहां पर फोर्जिंग होता है। दैट्स, ये देखिए यहाँ पर हॉट फोर्जिंग हो रही है। ठीक है। अंदर मेटल के पीस डालेगा, यहाँ पर फिर फोर्जिंग ऑपरेशंस होगा। जो भी ये है, नीचे डाई रखा जाता है, उस पर ये फोर्जिंग होता है। ये दिख रहा है आपको फोर्जिंग ऑपरेशंस, तो इस तरीके से होता है। ये आदमी ने यहाँ पर मोल्ड पकड़ा हुआ है। फोर्जिंग मशीन क्या करेगा, उसको प्रेस करेगा, ऊपर से रैम आएगा, जो भी यहाँ पर नीचे डाई है उसका शेप ले लेगा और वहां पर ये कन्वेयर जो है, ये स्लाइड जो है, वहां से वो आदमी उस पार्ट को आगे भेज देगा नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, चाहे मशीनिंग ऑपरेशन हुआ है या जो भी ऑपरेशन है। ठीक है। ये देखिए अगेन, ये है फोर्जिंग मशीन। इसमें जो आपका रैम का साइकिल है इस पर प्रेस होता है और इसे हम हॉट फोर्जिंग कहते हैं। सिंपल। चिपिंग ऑपरेशन, छन्नी लेके मटेरियल निकालना, उसे हम चिपिंग ऑपरेशंस कहते हैं। उसे कुछ लोग चिजलिंग भी कहते हैं। ये दिख रहा है आपका? ठीक है। ये चिपिंग है, लेकिन ये वुड के ऊपर है। मटेरियल कौन सा है? वुड है। स्टील के ऊपर भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है। छन्नी लेके कोई भी अगर आप ये करोगे तो उसे हम आगे बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग, यस, ग्राइंडिंग आल्सो इज ऑपरेशंस। ग्राइंडिंग में क्या रहता है, ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल निकालता है। ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील जो है वो एक मटेरियल निकालता है स्टील के ऊपर का, और
प्रिसीजन ऑपरेशन रहता है ये देखिए यहाँ पर आपको ये चिंगारियां दिख रही है, ये तो जो पार्टिकल है निकल रहे हैं, और यहाँ पर एक ग्राइंडिंग निकला है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और ग्राइंडिंग मशीन्स के फोटो दिखाना, यह सबसे देखिए। यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे बहुत प्रिसीजन में काम करना है तो फिर मैं ये करूँ। ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये हाई आरपीएम पर घूमता है। आरपीएम मतलब के स्पीड के ऊपर, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 500, 1000, 2000, ठीक है, 2500, 3500, जो भी उसका कैपेसिटी उस स्पीड से घूमेगा। और फिर यहाँ पर ये मेटल उसको टच होगा, और जो भी माइनर मटेरियल अगर आपको रिमूव करना है थोड़ा सा ही, ठीक है, तो फिर आप ग्राइंडिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल करोगे। इसके दो फायदे हैं, इससे एक्यूरेसी अच्छी डेवलप होती है, थोड़ा सा मटेरियल निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। सेकंड थिंग, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मटेरियल निकालना है तो फिर आप ग्राइंडिंग के साथ मत जाइए, बाकी के टर्निंग मिलिंग वगैरह ये ऑपरेशंस कीजिए, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑपरेशंस में खतरा क्या है कि व्हील क्रैक होने का, ब्रेक होने का, ये जो हाई आरपीएम के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, पार्ट है, वो निकल सकता है, किसी आदमी को लग सकता है, तो ये सारे हजार्ड्स इसमें रहते हैं। आंखों में पार्टिकल जाने के भी हजार्ड्स वहां पर रहता है। तीसरा, नॉइज का खतरा वहां पर बना रहता है, बहुत ज्यादा नॉइज डेवलप होता है, ठीक है। और फायर लगने का भी वहां पर खतरा बना रहता है, क्योंकि वहां पर जो स्पार्क्स है वो डेवलप होते रहते हैं। तो ये है ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। फिर मेटलर्जी एक ये है भाई साइंस का स्टडी है, मेटल से जितने भी धातु है उनका स्टडी करना, मतलब मेटलर्जी है, सिंपल एज दैट, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड रोलिंग ऑपरेशन दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये एक इमेज बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको, ये दोनों क्या है, रोलर है, ठीक है। वो यहाँ पर ये जो लाल जो गरम हॉट पार्ट है उसको क्या करते हैं, ये दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो मेटल है वो अंदर चले जाता है, और हॉट रोलिंग क्या करता है, घूमता है और उसको प्रेस करता है। अब यहाँ पर रोलिंग से पहले इसका साइज देखिए, और रोलिंग के बाद उसका साइज देखिए, हुआ है ना कम, क्यों, क्योंकि रोलर ने उसको प्रेस करके आगे भेजा है, ठीक है। अब तो अगर वो पार्ट गर्म हुआ तो उसे हॉट रोलिंग कहा जाता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। कोल्ड रोलिंग सेम ही है, बस उसमें पार्ट गर्म नहीं होता, ये देखिए, ठीक है। तो उसे कोल्ड रोलिंग कहा जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये इमेजेस हैं कोल्ड रोलिंग का। यहाँ पर इस शीट्स को रोलिंग किया जाता है, ये देखिए शीट्स दिख रहे हैं आपको मेटल के, उसको रोल किया जा रहा है। सेकंड, हाँ ये देखिए कोल्ड रोलिंग पर, ये इमेज अच्छा है, इसमें समझ आएगा आपको। ये दो रोलर दिख रहे हैं आपको, और बीच में से ये पार्ट जा रहा है, राइट, कंटिन्यूअसली। तो ये कोल्ड रोलिंग प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गर्म नहीं दिखता है आपको, तो ये एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से बाहर आएगा, ठीक है। तो रोलिंग क्यों करते हैं हम, रोलिंग हमें उसका साइज कम करना है उसके लिए करते हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। रोलर रोलर अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, और नंबर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी रोलर एक के आगे एक हो सकते हैं। तो डिपेंड है कि आपको किस तरीके का पार्ट चाहिए, कि आपका शीट है या फिर रॉड है या प्लेट है, तो उस तरीके से ये हॉट एंड कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग, गैस कटिंग, ये सब प्रोसेस हमने देख ली है कि क्या रहता है, क्या एक्चुअली होता है उसमें।
अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो रहती है उसमें अलग अलग जो प्रोसेस रहते हैं और क्या क्या हजार्ड से और उसके क्या कंट्रोल मेजर है वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपको कोई डाउट है? अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछो। नो सर, ओके। ओके। सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ लेते हैं कि टेक्सटाइल क्या है। जो भी इंडस्ट्री टेक्सटाइल मतलब धागे के साथ काम करती है, ठीक है, तो उसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर धागा क्यों? देखिए, धागे से आप कुछ भी कपड़ा वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्पिन करके उसका धागा बनाना पड़ेगा। दो मेजर उसके सोर्सेस है धागा बनाने के। एक तो कॉटन, रुई से बनता है धागा। दूसरा है पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल से अगर आप देखोगे तो उससे भी आपको बहुत सारे धागे जो है थ्रेड्स वगैरह वो वहां पर मिल जाते हैं। और फिर इन थ्रेड्स को एक कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके डिजायर शेप, साइज, कलर, आप फिनिशिंग उससे आपको मिलता है फिर जो भी हम कहते हैं कि कपड़ा। ठीक है। फिर कपड़े का इस्तेमाल आप मल्टीपल पर्पस के लिए कर सकते हो। ठीक है। जनरली उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा अटायर्स के लिए होता है, मतलब आप ह्यूमंस पहनने के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है। बाकी के भी बहुत सारे पर्पजेस है उसके। ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली कपड़ा बनाने का काम कर कापड़ बनाने का एक्चुअली काम करती है वो। इतना मोटा मोटा मेजर ऑपरेशन उनका यही है। अब कौन कौन से प्रोसेस रहती हैं और उसमें हजार्ड्स कौन से रहते हैं? देखो, स्पिनिंग ऑपरेशंस उसमें ज्यादा रहता है, ताकि अगर आप धागा देखोगे तो वो आपको ऐसा स्पिन किया हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। तो अगर रुई से अगर धागा बनेगा तो कैसे बनेगा? तो उसको स्पिन करके ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो स्पिनिंग ऑपरेशंस सबसे ज्यादा उसमें रहता है। फिर डाइंग मतलब कलर उसको देना, डाइंग करना। ठीक है। तो वो एक मेजर ऑपरेशन से बहुत हजार्डस और टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल उस ऑपरेशंस में किया जाता है। फिर क्लीनिंग, वॉशिंग, ठीक है, कटिंग, ये सारे ऑपरेशंस उसमें रहते हैं। तो मेन हजार्ड क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में? डस्ट सबसे बड़ा जो है हजार्ड, वो है डस्ट। ठीक है। हजार्डस पार्टिकल जो रहता है, पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। अगर वहां पर प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं रहा तो फिर डस्ट लंग्स वगैरह में जा सकती है। इसीलिए एज पर फैक्ट्री एक्ट अगर आप देखोगे तो कॉटन गिनिंग जो ऑपरेशन है, ठीक है, बॉटल ओपनिंग जो ऑपरेशन रहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उसमें लेडीज को वहां पर काम पर लगाना ये प्रोहिबिटेड है, अगर आपने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा होगा तो। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, राइट। देन दूसरा है नॉइज। तो नॉइज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मल्टीपल बल्कि ऑपरेशंस रहता है, हाई स्पीड पर ऑपरेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर नॉइज बहुत ज्यादा डेवलप होता है। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा ये हो चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, तो लेकिन स्टिल नॉइज इज देयर। ठीक है। तो 85 डेसिबल से वो कम एक्चुअली होना चाहिए। थर्ड, फ्यूम्स। केमिकल डाइंग ऑपरेशंस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हजार्डस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर फ्यूम्स डेवलप होते हैं। तो वो फ्यूम्स आपके लिए हजार्डस है, हेल्थ हजार्डस है, इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। देन कटिंग ऑपरेशंस, मशीनिंग ऑपरेशंस बहुत सारे हैं उसमें। ठीक है। तो ऑटोमेशंस होने के बावजूद भी वहां पर लोग उस मशीनिंग के मूवमेंट के, मशीन पार्ट के मूवमेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं, और फिर वहां पर उनको इंजरी हो सकती है, और बहुत से लोगों की डेथ भी हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है। देन अभी बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। सबसे पहले हमने बात की डस्ट की। तो डस्ट का जहां पर जनरेट हो रहा है, जिस ऑपरेशन से डस्ट जनरेट हो रहा है, जिस पॉइंट पर वो डस्ट जनरेट हो रहा है या पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, उसी पॉइंट पर वहां पर एग्जॉस्ट प्रोवाइड करके उसको कलेक्ट करके एक सेफ एनवायरनमेंट में उसको छोड़ देना। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बीन में कलेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है। वो भी एक ऑप्शन है। अगेन सेम सेकेंडरी फ्यूम्स। फ्यूम्स में भी आप वहां पर एग्जॉस्ट वगैरह ये करके कलेक्शन बिन में उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन उससे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो फिर आप वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा, वहां पर
लोगों को पीपी प्रोवाइड कर सकते हो, नंबर 4 वहां पर लोगों का रोटेशन रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आप कंट्रोल मेजर वहां पर नॉइज में जो भी हाई नॉइज, क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? थैंक यू। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता था कि हाई नॉइजी एरिया जहां पर स्पिनिंग वगैरह जैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, हाई नॉइजी एरिया को आप सिग्रीगेट करो। ठीक है, और वहां पर बैरियर वगैरह लगा के आपको क्या करना है, कन्फाइंड करना है। ठीक है, तो कन्फाइन करने के बाद क्या होगा कि जहां पर लेस नॉइज ऑपरेशन चल रहा है उन लोगों को उस नॉइज का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो लोग नॉइजी एरिया में काम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वहां पर ऐसे जहां से नॉइज जनरेट हो रहा है, अगर पॉसिबल है तो वहां पर इंजीनियरिंग कंट्रोल करके फिर उसको भी हाउसिंग करके नॉइज बाहर ना आए उस तरीके से कीजिए। नंबर 2, मशीन मेंटेनेंस या लुब्रिकेट कीजिए। जहां पर दो मेटल पार्ट फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट में आ रहा है, हाई नॉइजी है, वहां पर रबर या फिर इंसुलेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि वहां पर फ्रिक्शन ना हो और इम्पैक्ट ना हो और नॉइज डेवलप ना हो। नंबर 5, वहां पर क्या कीजिए आप, पीपी प्रोवाइड कीजिए लोगों को, ईयर मफलर या फिर ईयर मफ्स, ताकि वहां पर लोग सेफ रहें, और देन उसके बाद लोगों का रोटेशंस भी करवाइए। ठीक है, तो ये सब वहां पर कंट्रोल मेजर आपको हाई नॉइज के प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो इस तरीके से ये सब कंट्रोल मेजर्स होते हैं। कटिंग में यहाँ पर मशीन गार्ड्स वगैरह आप इंस्टॉल कीजिए, ऑलरेडी होते ही है ओईएम से। अगर एडिशनल गार्ड्स की जरूरत है तो वो कीजिए, और सारे के सारे ऑपरेशंस में आप लोगों को सेफ्टी की ट्रेनिंग दीजिए, अवेयर कीजिए, इंस्पेक्शन कंटिन्यूसली करते रहिए, मॉनिटरिंग करते रहिए, उनके फीडबैक्स लेते रहिए और वहां पर एक्शंस लेते रहिए। तो इस तरीके से आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। सेफ्टी इन एग्रो इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, अगेन बोथ इंडस्ट्रीज आर वेरी बल्कि हाई स्पेसेस मल्टीपल ऑपरेशंस रहता है शुगर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, देन सेफ्टी इन डॉक ऑपरेशंस, हजार्डस इन हैंडलिंग ऑफ कार्गो, कार्गो हैंडल करते हुए जब शिप या फिर वेसल आता है। अब वेसल किसे कहा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कार्गो इंडस्ट्रीज में। आपने अभी न्यूज पर बहुत सारे वेसल देखे होंगे। यस, ये देखिए इसे वेसल कहा जाता है, राइट। अब डॉक पर ऐसे वेसल आते हैं, ये शिप एक्चुअली है लेकिन इसे वेसल कहते हैं। ठीक है, तो ये वेसल जब डॉक होता है डॉक पर, ठीक है, तो उसमें से ये जो कंटेनर्स है, तो कंटेनर्स का क्या होता है, अनलोडिंग किया जाता है। अगेन उसमें दूसरे नए कंटेनर्स लोड किया जाता है क्रेन की हेल्प से। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस रहता है इसमें डॉक पर मेनली। ओके, तो इसे हम कार्गो हैंडलिंग कहते हैं। अब कार्गो किस में आता है, इन कंटेनर्स में आता है। अब ये कंटेनर अनलॉकिंग होने के बाद या फिर अनलोडिंग होने के बाद वेसल्स के ऊपर से फिर वहां पर जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उस पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। देन वहां से फिर ट्रांसपोर्ट, फिर जो भी क्लियरेंस वगैरह करके डॉक्यूमेंटेशन लीगल पार्ट करके फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये जनरली ऑन शोर या फिर आपने देखा होगा कि डॉक्स समुद्र के किनारे ज्यादा रहते हैं। फिर वेयर हाउस ऑपरेशंस रहता है, कभी कभी इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट नहीं होने के बाद, पॉसिबल नहीं होने की वजह से वहां पर वेयर हाउसेस में वहां पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, और हाँ, इसमें कभी कभी डेंजरस कार्गो भी यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, या फिर अगर आप देखोगे, हालांकि क्रूड ऑयल वगैरह के तो अलग प्रोसेसेस रहता है उसका, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का, पाइपलाइंस के वाया भी वहां पर होता है। ठीक है, कुछ गैसेस हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, देन कंटेनर ऑपरेशंस आता है, लिफ्टिंग अप्लायंसेस जिसमें क्रेन्स वगैरह, लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स, वायर रोप्स, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकंड में आपको शिप वेसल अनलोडिंग दिखाता हूँ।
एक इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, क्या किया जा रहा है यहाँ पर, एक तो लोडिंग या तो अनलोडिंग हो रही है वहाँ पर, यहाँ यहाँ से तो उठाया जा रहा है या फिर ये जो ट्रेलर है उस पर ये कंटेनर रखा जा रहा है। ठीक है, ये एक ऑपरेशन है। ये देखिए, अगेन इस तरीके से एक एंट्री क्रेन जो है इनका इस्तेमाल भी किया जाता है, देख रहे हो आप। ठीक है, इसे गैंट्री क्रेन कहते हैं। ठीक है, तो गैंट्री क्रेन की हेल्प से क्या किया जाता है, इनका जो भी कार्गो है या फिर जो भी कंटेनर है इसमें लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है, सिंपल एज दैट। अच्छा, आप में से किसी ने डॉक पर काम किया है क्या? बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मल्टीपल चीजें रहती है, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो कस्टम्स वाले अलग है, फिर बाकी के अथॉरिटीज अलग रहता है उसमें। ठीक है, तो ये देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वॉल्व इन डॉग वर्क, मल्टीपल पार्टीज वहां पर इन्वॉल्व रहती है, हालांकि आजकल अभी एक हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर उड़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैटर्न मेकिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? अब ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, देखो आपको भी पता है कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टू व्हीलर बनाना, फोर व्हीलर बनाना, कार्स बनाना या फिर ट्रक्स बनाना, ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का काम है, राइट। तब उसमें बहुत सारे पार्ट लगते हैं, गाड़ी बनाने में बहुत सारे आपको पार्ट लगते हैं। ठीक है, अब वो पार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके मोल्ड बनाने पड़ेंगे ना, पैटर्न बनाना पड़ेगा ना, कि मुझे मान लो कि पेट्रोल की टैंक बनानी है बाइक की, तो उस शेप का मुझे मोल्ड बनाना पड़ेगा। देन उसमें पूरा मोल्टन मेटल डालना पड़ेगा, राइट। अब मैं एक टैंक तो बनाऊंगा नहीं, हजारों लाखों टैंक बनाऊंगा, तो उसके लिए एक मोल्ड बना दिया और उसमें मल्टीपल टाइम में मोल्टन मेटल जो है वो डालूंगा, और फिर उसमें से मुझे टैंक का एक रफ पीस मिलेगा। आप समझ रहे हो बात को, मोल्ड डालने के बाद। लेकिन वो मोल्ड बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसे पैटर्न मेकिंग कहा जाता है, सिंपल ऐसा। आप समझ गए क्या पर्पज है पैटर्न मेकिंग का, तो मोल्ड बनाना। देन विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर पैटर्न मेकिंग ड्यू टू इट्स ईज ऑफ शिपिंग? हाँ, अब मल्टीपल मटेरियल के मोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं पैटर्न मेकिंग के लिए, तो जनरली वुड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ठीक है, बाकी के अगर आप देखोगे कंपोजिट्स या फिर एलॉय वगैरह, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय का मतलब होता है दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर, उसे एलॉय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इक्विपमेंट इज टिपिकली यूज्ड फॉर मेल्टिंग मेटल इन एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट? ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट मेल्टिंग मेटल के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? अब इक्विपमेंट की बात हो रही, मतलब मशीनरी या तो इक्विपमेंट की बात हो रही, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की बात हो। फर्नेस में क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा हाई, वेरी हाई टेम्परेचर रहता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लोहा या जो भी मेटल है वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और उनका इस्तेमाल फिर हम जो भी शेप में हमें चाहिए मोल्ड में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले पिघलाने के लिए फर्नेस का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। व्हाट इज अ कॉमन हजार्ड एसोसिएटेड विद द मेल्टिंग प्रोसेस? यस, तो कॉमन हजार्ड क्या है, तो सबसे ज्यादा जो हजार्ड है वो तो फायर एक्सप्लोजन का है। ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो बर्न इंजरीज का सबसे ज्यादा उसमें खतरा रहता है मेल्टिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो अगर ये चार ऑप्शन देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का ज्यादा खतरा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मोल्डिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? शेपिंग मेटल कंपोनेंट, जो भी मेटल कंपोनेंट्स है उसको शेप देने के लिए मोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। विच टाइप ऑफ मोल्डिंग इन्वॉल्व्स पोरिंग मोल्टन मेटल? पोरिंग मतलब कि डालना, पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू द परफॉर्म मोल्ड। मोल्ड में हम जब पिघला हुआ जो मेटल है वो डालते हैं कौन से टाइप का मोल्ड वहां पर इन्वॉल्व रहता है, तो वो है सैंड कास्टिंग। ठीक है,
व्हाट इज द मशीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? अगर आप ऑप्शन देखोगे तो शेपिंग अ मेटल यूजिंग अ ले, तो किसी भी मेटल का पीस है उसको अगर आपको सही आकार देना है, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कभी कभी कॉम्प्लेक्स शेप्स रहता है उसमें, तो मल्टीपल आपको मशीनिंग ऑपरेशंस करना पड़ता है। तो लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन तो ये सब क्या है? मशीनिंग ऑपरेशंस के मशीन है। मशीनिंग करना मतलब कि मान लो कि मैंने एक छेद भी कर दिया तो भी मशीनिंग हो गया। अगर उसके मेटल का कोई पार्ट है उसके ऊपर से मैंने कट किया तो वो भी क्या है? मशीनिंग ही है, अगर मशीन के साथ मैं कर रहा हूँ तो। अगर मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूँ तो भी मशीनिंग ही है, ड्रिलिंग कर रहा हूँ तो भी मशीनिंग है। आप समझ रहे हो बात को? तो प्रोसेस को मशीनिंग कहा जाता है। विच मशीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रोटेटिंग अ वर्क प्लेस अगेंस्ट अ कटिंग टूल? हाँ, अभी टर्निंग में क्या होता है कि मशीन का जो पार्ट है वो घूमता है। ठीक है, मशीन के ऊपर आप पार्ट लगा दो तो वो घूमता है। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। एक लेथ मशीन का फोटो है, राइट? ये, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये चक इसे कहा जाता है, एक पार्ट है। तो चक क्या करता है? ये जो मशीन मेटल का जो पार्ट है उसको पकड़ के रखता है, उसको जोर जोर से घुमाता है हाई स्पीड पर। अब घुमाते वक्त अगर हमने ये कटिंग टूल इसके पास लेके गए, उसको कांटेक्ट में आ गया, तो ये पार्ट ऐसा कट हो जाता है। और हमें जो चाहिए वो साइजेस में ये सिलेंड्रिकल शेप, राउंड शेप हमें मिलता है। इस ऑपरेशन को टर्निंग कहते हैं। ठीक है, आप चाहे इस मशीन के ऊपर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, राउंड पार्ट है, तो उस पर आप छेद कर सकते हो, मतलब ड्रिलिंग कर सकते हो। आप उस पर चूड़ियाँ ये कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं उसे, थ्रेडिंग ऑपरेशंस कह सकते हो। ठीक है, फिटिंग के लिए। तो ये सारे ऑपरेशंस इसमें होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? वर्कपीस को रोटेट किया जाता है, गोल घुम, टर्निंग कहा जाता है। What is the forging in the context of automobile manufacturing? तो forging किसे कहा जाता है? शेपिंग ऑफ मेटल यूजिंग हीट एंड प्रेशर। यस, उसको गर्म भी किया जाता है, उस पर से रैम का उसको प्रेशर से प्रेस भी किया जाता है, और फिर जाके वो जो भी साचा है, जो भी मोल्ड है उसमें जाके फिट होता है, उस शेप, वो शेप ले लेता है। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर forging मेटल? हैमर पेस्ट, करेक्ट। तो हैमर पेस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल होता है फोर्जिंग ऑपरेशंस में। What is the potential hazard associated with the process of melting in a furnace? Thermal burns. Yes, हीट के वजह से जो भी बर्निंग, स्किन जो जल जाती है, स्किन बर्न जो होता है, थर्मल बर्न जिसे कहा जाता है, हीट की वजह से वो होता है मेल्टिंग ऑपरेशंस। या जो लोग फर्नेस के आजू बाजू काम करते हैं, फर्नेस के साथ काम करते हैं, तो वो लोग में होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस में ज्यादा दिनों तक काम करते हैं तो उनकी स्किन का टोन जो है वो भी डार्क हो जाता है। आप समझ रहे हो बात को? तो वो क्या है? वो थर्मल बर्न। Which protective equipment is essential for workers involving casting processes? तो कास्टिंग जो काम हो रहा है मैं आपको कास्टिंग ऑपरेशन दिखाता हूँ। वही है सेम, मोल्टन मेटल को कास्ट में डालना। ठीक है, उसे कास्टिंग कहा जाता है। हाई टेम्परेचर है तो हीट रेजिस्टेंस ग्लोव होने चाहिए, हीट रेजिस्टेंस वहां पर उनके पास सूट होना चाहिए, एप्रन होने चाहिए। ठीक है, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। विच स्टेज ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व शिपिंग अ मॉडल ऑफ द पार्ट टू बी प्रोड्यूस? मोल्डिंग। यस, मोल्डिंग में वो शेप ले लेता है। Which process in automobile manufacturing involves conversion of solid metal into the liquid form? Melting. Melting में क्या किया जाता है? सॉलिड मेटल को पिघलाया जाता है। Then, which activity in automobile manufacturing typically involves removal of excess material? अब पिघलने के बाद हम जब उसको मोल्ड में डालते हैं, फिर हमें एक रफ शेप का मेटल का पीस मिलता है, लेकिन हम उसे अभी एग्जैक्ट शेप में डालना चाहते हैं, तो उसके ऊपर का थोड़ा थोड़ा एक्सेस, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो हमें निकालना पड़ता है। तो हमें फिर मशीनिंग करनी पड़ती है उस पर, जैसे कि टर्निंग हो गया, मिलिंग हो गया। ठीक है,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटलर्जी व्हाट डज द टर्म फेरस रेफर टू? जो आपने देखा होगा कि फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, तो फेरस का मतलब होता है कि जिसमें आयरन है, ऐसा मेटल कि जिसमें आयरन है उसे फेरस मेटल कहा जाता है। ठीक है, आयरन मतलब लोहा। विच इंडस्ट्री इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील? कौन सी इंडस्ट्री वहां पर स्टील का प्रोड्यूस करती है? जनरली फेरस इंडस्ट्री। ठीक है, या फिर आप स्टील प्लांट भी कह सकते हो, ज्यादा होता। What is common hazard associated with the process of melting in a furnace? Inhalation of toxic fume. Yes, बहुत ज्यादा फ्यूम्स वगैरह उसमें से निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जैसे गैसेस निकलते हैं, तो ऐसे टॉक्सिक फ्यूम्स का इनहेलेशन वहां पर होता है। अगर हमने प्रॉपर पीपी नहीं पहना है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया है, तो ये इनहेलेशन होता है टॉक्सिक फ्यूम्स का। Which stage of the manufacturing process involves pouring molten metal into the mold cavity to create a desired shape? तो उसे कास्टिंग ऑपरेशंस किया जाता है। ठीक है। What is the common hazard associated with the forging process? Common hazard क्या है? तो हाई टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में आना। Which activity involves the removal of metal by using a chisel like tool? Chisel मतलब कि छनी। ठीक है, छनी जैसा टूल लेके जब आप कोई भी एक्सेस मटेरियल है मेटल का वो निकाल रहे हो, तो ऐसे एक्टिविटी, ऐसे काम को क्या कहा जाता है? तो ऐसे काम को चिपिंग कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए चिपिंग, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये आईएमपी है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? ग्राइंडिंग क्यों करते हैं भाई? ग्राइंडिंग एक्सेस मटेरियल निकालने के लिए करते हैं, बराबर है, लेकिन जहां पर हमें प्रिसीजन चाहिए, जहां पर हमें फिनिशिंग अच्छा चाहिए, वहां पर हमें ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना टर्निंग वगैरह से भी काम चल जाता है, लेकिन वहां पर हाई एक्यूरेसी नहीं रहता है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस? तो क्या डिफरेंस है हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग ऑपरेशंस में? तो हॉट रोलिंग यूजेस हायर टेम्परेचर देन कोल्ड रोलिंग। तो ये मेन डिफरेंस है ऑब्वियसली, कि वहां पर हीट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पार्ट को गर्म किया जाता है। ठीक है, कोल्ड रोलिंग में कोई हीट वगैरह इन्वॉल्व नहीं रहती है। Which of the following is a common hazard associated with the hot rolling operation? Burns होना, yes obviously, कि आप हॉट पार्ट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर बर्न इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा है। What type of control measure is effective in preventing burns during hot rolling? तो कौन से टाइप के कंट्रोल मेजर इफेक्टिव रहता है हॉट रोलिंग के दौरान बर्न इंजरीज ना हो इसके लिए? यूजिंग थर्मल इंसुलेशन ग्लोव्स। यस, आपके पास वहां पर थर्मल ग्लोव्स होने चाहिए, ताकि आप उस पार्ट में या फिर हॉट पार्ट के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी वो आपके स्किन को बर्न इंजरीज ना पहुंचाए। Which of the following is a hazard specific to cold rolling operation? फ्रोस्ट बाइट, देखिए कोल्ड रोलिंग ऑपरेशन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है, तो एटलीस्ट फ्रोस्ट बाइट तो नहीं होगा। लेकिन वहां पर अगर रोलर के कांटेक्ट में हमारा बॉडी पार्ट आ गया, या कोई लूज क्लोथ्स आ गए, या लंबे बाल आ गए, तो वहां पर फिर रोलर उसको खींच लेता है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा हजार्ड है कोल्ड रोलिंग में। कभी कभी रोलर हाई स्पीड पर भी रहते, तो वो भी एक दिक्कत बन जाती है। What control measure can prevent cold rolling operations, frostbite? Providing insulated clothing and gloves. Which hazard is common to the both hot and cold rolling operations? कौन सा ऐसा हजार्ड है जो हॉट रोलिंग में भी पाया जाता है, और वो खतरा, सेम खतरा कोल्ड रोलिंग में भी है? तो हाई नॉइज या फिर नॉइज एक्सपोजर। अगर आप देखोगे तो कोल्ड रोलिंग में ज्यादा नॉइज एक्चुअली डेवलप होता है एज कम्पेयर टू द हॉट रोलिंग। What control measure is effective in reducing noise exposure in rolling operations? कौन से कंट्रोल मेजर वहां पर इफेक्टिव है? Implementing engineering control like sound insulation। हाँ भाई, साउंड बैरियर्स या फिर नॉइज गार्ड्स वगैरह भी आप वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि नॉइज ऑपरेटर के कांटेक्ट में ना आए, या फिर नॉइज का एक्सपोजर कम हो सके। Which hazard is associated with the improper material handling during rolling operations? कौन सा हजार्ड ऐसा है कि भाई इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग से हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है कि नहीं? रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि नहीं? आंखों को चोट लग सकती नहीं?
बैक इंजरीज, यस। मटेरियल हैंडलिंग अगर गलत तरीके से किया गया तो पीठ में वहां पर चोट आ सकती है। चोट इन द सेंस की इंटरनल की बात कर रहा हूँ मैं, बैक पेन वगैरह ये सब। What control measure is effective in preventive back injury during material handling? तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, हेवी लोड है तो वहां पर किसी एक और ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हो, या फिर मैकेनिकल लिफ्टिंग एड्स का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हो। मैकेनिकल लिफ्टिंग एड मतलब कि जैसे कि मशीनरी की हेल्प से आप वहां पर मटेरियल हैंडलिंग या लिफ्टिंग कीजिए। What is the key aspect of ensuring safety during rolling operations? क्या वहां पर की एस्पेक्ट है जब हम रोलिंग ऑपरेशन में सेफ्टी इंप्लीमेंट करते तो रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग देना, यस इम्पोर्टेंट है। रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अगर आप देखोगे तो हर एक ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्वमेंट है। और ना कि सिर्फ इसको आप 15 मिनट का टूल बॉक्स टॉक कीजिए, लेकिन यह स्पेशलाइज ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप थर्ड पार्टी ट्रेनिंग अगर दे रहे हो तो वो डिस ऑथराइज होना चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑथराइज, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही ऑथराइज होगा। नेक्स्ट, which of the following processes involve joining metal pieces by melting and fusing them together? Brazing. What is the primary hazard associated with the welding? Heat, radiation, yes, ultraviolet rays बहुत ज्यादा उसमें डेवलप होता है, टॉक्सिक फ्यूम्स डेवलप होती है, फिर हीट डेवलप होता है, तो ये सारे खतरे हैं उसमें। Which protective equipment is essential for welder to prevent eye injury? अगर आप देखोगे तो वेल्डर के साथ बात करोगे तो सबसे बड़ा उनको दिक्कत ये है कि अरे यार आंखों को वेल्डिंग लग गई, ऐसा वो कहते हैं, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग हेलमेट उनके पास होना चाहिए, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज और जो भी स्मोक है वो उनके आंखों के कांटेक्ट में ना आए। गैस कटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फॉर कटिंग मेटल? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर आप देखोगे ऑक्सीजन प्लस कोई भी फ्लेमेबल गैस का कॉम्बिनेशन करके फिर वहां पर मेटल कटिंग ऑपरेशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फायर hazard ड्यूरिंग अ गैस कटिंग? की फ्लेमेबल मटेरियल सब है, अगर आप कोई भी हॉट ऑपरेशंस कर रहे हो तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है आपको कि भाई उसके आसपास कोई भी कंबस्टिबल चीज तो नहीं रखी गई है। ठीक है, देन फिर आप क्या करोगे, वो ऑपरेशन स्टार्ट करोगे। वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, या ग्राइंडिंग हो गया, वट एवर। के बाद सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस प्राइमरीली यूज्ड फॉर, सोल्डरिंग कब किया जाता है? जॉइनिंग मेटल पार्ट्स ऑब्वियसली। Which of the following is a common hazard associated with the buffing? Dust inhalation, yes, buffing will, उसमें से डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं तो फिर उनके एक्सपोजर में आके प्रॉब्लम हो सकता है। How can a dust hazard during buffing be minimized? Use PPE. Which gas is commonly used for a brazing? Oxygen. उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो बाकी एसिटिलीन वगैरह, इन दोनों गैस का भी कॉम्बिनेशन होता है उसमें, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन गैस से काम नहीं चलेगा। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का कॉम्बिनेशन वहां पर चाहिए। What precautions should be followed to prevent gas leaks during a brazing? रेगुलरली इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, रेगुलर हो, रेगुलेटर होज, इनका हर वक्त आप चेक कीजिए। ठीक है, इंस्पेक्ट कीजिए हर बार। Which of the following processes in the textile industry involves use of a large amount of water and chemical dyeing? ये देखिए वाटर और केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डाइंग ऑपरेशंस में। ठीक है, एक्चुअली ये एक प्रोसेस है कि कौन से कलर का आपको थ्रेड चाहिए। जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो जो भी कपड़ा है तो उसका कलर निकाला जाता है सबसे पहले तो। आप समझ रहे हो आजकल, सबसे सबसे पहले तो उसका कलर निकाला जाता है तो वो व्हाइट हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, देन
उसका नेचुरल कलर आने के बाद फिर उसको जो भी डिजायर्ड कलर है वो चढ़ाया जाता है उस पर, येलो हो गया, रेड हो गया, वट एवर कलर कॉम्बिनेशन। तो डाइंग प्रोसेस में ये सब होता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है उसमें, ठीक है, और केमिकल्स का भी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, तो वेस्ट बंगाल वगैरह अगर आप देखोगे तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आजकल गुजरात वगैरह में बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। What is a common hazard associated with the textile dyeing process? तो chemical exposure. Which control measure is effective in minimizing chemical exposure during textile dyeing? Implementing proper ventilation system. In the spinning process of textiles, what hazard is primarily associated with the high-speed machinery? मैकेनिकल एंटेंगलमेंट है। मैंने जैसा कहा आपको कि स्पिनिंग ऑपरेशंस में कोई भी आदमी बॉडी पार्ट, कपड़ा, लूज क्लोथ अटक सकते हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा खतरा रहता है। रोलिंग ऑपरेशंस में भी, इसमें भी जहां जहां पर रोटेटिंग पार्ट है वहां पर ये एंटेंगलमेंट का खतरा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विच कंट्रोल मेजर इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग मैकेनिकल एंटेंगलमेंट हजार्ड इन टेक्सटाइल स्पिनिंग? इम्प्लीमेंटिंग मशीन गार्डिंग। यस, सबसे पहले तो गार्डिंग बिठाना चाहिए ताकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में कोई पर्सन ना आए। व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन वीविंग प्रोसेस ऑफ अ टेक्सटाइल? वीविंग प्रोसेस एक रहता है जहां पर आपके जो थ्रेड्स वगैरह है ये एक दूसरे में वीव किए जाते हैं, तो डस्ट इनहेलेशन वहां पर होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वहां पर बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अगर उसको सही से कलेक्ट नहीं किया गया, एयर चेंज नहीं की गई टाइम टू टाइम, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। विच कंट्रोल मेजर इज इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ डस्ट inhalation during textile weaving? Implementing dust extraction system. Yes, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम में आपको डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम वहां पर होना चाहिए। दूसरा, डस्ट एक्सट्रैक्शन का जो एग्जॉस्ट है, हुड वगैरह है, वो जहां से सोर्स है, जहां से वो डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पर उसके जितने करीब होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। What hazard is commonly associated with the printing process of a textile industry? अब इसमें केमिकल से भी प्रिंटिंग किया जाता है, तो वहां पर केमिकल का एक्सपोजर रहता है। Which control measure is crucial for minimizing chemical exposure during textile printing? Implementing proper ventilation. Yes. In the textile industry, what is the potential hazard associated with the material handling activities? तो ergonomic injuries हो सकती है अगर सही से मटेरियल हैंडलिंग नहीं किया गया, हेवी मटेरियल लिफ्टिंग किया गया, बार बार हम झुक के उसको उठा रहे हैं, प्रॉपर पोस्चर नहीं रख रहे हमारा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाट इज प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन शुगर प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर केन एक्सट्रैक्शन? यस, एक्सट्रैक्शन सबसे बड़ा प्रोसेस रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रोसेस इन एग्रो इंडस्ट्रीज फॉर प्रिजर्विंग फूड प्रोडक्ट? कैनिंग, डाइंग, पास्चराइजेशन, ये सब प्रोसेस फूड इंडस्ट्री या फिर एग्री प्रोडक्ट के साथ होता है। फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब आप सभी को पता है कि यार कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा दिन तक इंटैक्ट रहना चाहिए या फिर ज्यादा दिन तक उसकी लाइफ बढ़नी चाहिए, तो वहां पर प्रिजर्व किया जाता है उसको, तो इसमें ये सब ऑप्शंस आ जाता है और उसमें प्रिजर्वेशन भी ऐड किया जाता है आर्टिफिशियल। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मिलिंग इन द एग्रो इंडस्ट्रीज? ग्राइंडिंग ग्रेन्स इनटू द फ्लोर, मिलिंग ऑपरेशंस में ये रहता है। Which of the following is a potential hazard in the sugar processing plant? डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। यस, जो भी ड्राई शुगर केन की ये रहता है तो उसके पार्टिकल्स एयर में मिक्स रहता है, तो ड्राई पार्टिकल्स कंबस्टिबल रहता है। अगर वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर प्रेजेंट है तो वहां पर अगर कोई स्टैटिक चार्ज या फिर कोई फ्लेम उसका कांटेक्ट में आता है तो वहां पर फिर आग लगने का और डस्ट एक्सप्लोजन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। What is a common health hazard for workers in agro industries involving pesticide use? Respirator problem। बहुत ज्यादा जो लोग प्लांटेशन इंडस्ट्री में जैसे कि एग्री इंडस्ट्री या फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वहां पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक जो केमिकल्स है
उनके फ्यूम्स हम या फिर वो लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। Which hazard is associated with the fermentation process into the agro industry? Yes, fermentation में toxic gases release होते हैं, ठीक है। What is the primary control measure to prevent dust explosion in sugar processing plant? Regular cleaning of equipment. Yes, cleaning होना चाहिए, फिर वहां पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए। किसी ने एग्रो में काम किया है क्या, एग्रो इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्रीज में? ओके, आगे बढ़ते हैं। How can a risk of a respiratory problem due to pesticide exposure can be minimized? देखो पेस्टिसाइड में जो भी बहुत ज्यादा hazardous और poisonous और टॉक्सिक मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर गैस स्टेट में हो, ज्यादातर वो लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन वो हाईली टॉक्सिक रहते हैं, ठीक है। तो रिस्क ऑफ जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको कैसे कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके उनके एक्सपोजर को? सबसे ज्यादा ऑटोमेशन का इस्तेमाल कीजिए आप। ऑटोमेशन मतलब जो मशीनरी, रोबोट्स के हेल्प से अगर हो रहा है तो और भी अच्छा है, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम हो सके उतना अच्छा है, राइट। मतलब कम से कम लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट, जो लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनका भी रोटेशन रखिए, लोगों को ट्रेन कीजिए और उनका रोटेशन रखिए। देन उसके बाद फिर क्या कीजिए, वहां पर जहां से टॉक्सिक या फिर पॉइजनस पेस्टिसाइड का जो आर्टिकल्स है या फ्यूम्स है जहां से डेवलप हो रहे हैं, जहां सोर्स है, वहां पर आप क्या कीजिए, प्रॉपर वेंटिलेशन कलेक्ट कीजिए ऐसे फ्यूम्स को, और फिर उनका सेफ डिस्पोजल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, पीपीई प्रोवाइड कीजिए। नंबर 5, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए सही से, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है, कहाँ पर ये काम कितने देर के लिए करना है, पीपीई कैसे पहनना है, ये सारी चीजें, ठीक है। और पॉइजनस जो भी पेस्टिसाइड्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से पहले क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है, तो एसओपी वगैरह ये सब उनको ट्रेन करना है। Which measure can help control the release of toxic gases during fermentation? Fermentation एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर इन्फ्यूज किया जाता है फूड वगैरह में, एग्री इंडस्ट्रीज में। तो जहाँ पर टॉक्सिक गैसेस वगैरह रिलीज होते हैं तो अगेन मैकेनिकल एग्जॉस्ट वगैरह वहाँ पर कलेक्शन होना चाहिए, रिलीज कर दिया चाहिए एयर में। लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वहां पर रेस्पिरेटरी पीपीईज प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट। और जो भी गैसेस या फ्यूम्स डेवलप होते हैं उनका मॉनिटरिंग करना चाहिए, अरे भाई कितने पीपीएम में डेवलप हो रहा है, कितने क्वांटिटी में डेवलप हो रहा है। प्लस लोगों का एनुअल हेल्थ चेकअप सही से होना चाहिए, या फिर अगर ज्यादा ही हजार्डस है तो क्वार्टरली या फिर 6 मंथली में उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ताकि उनके रिपोर्ट्स को हम देख के जो भी पॉइजनस या हजार्डस केमिकल्स, गैसेस, फ्यूम्स के कांटेक्ट में वो लोग आ रहे हैं, उनसे उनके बॉडी को क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम मॉनिटर कर सके, इसलिए हेल्थ चेकअप रहता है, ठीक है। तो यही है सारी चीजें इस चैप्टर 5 में। आपके पास ऑलरेडी एमसीक्यूज वगैरह है, आप सही से स्टडी कर लीजिए, बाकी क्या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है? ओके, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी में टाइम दीजिए अभी। कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट है, जो भी नोट चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप पर वैसे शेयर कर दिया है। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर।